हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम अपने चैनल पर केवल इकोनॉमी और पॉलिटी की वीडियो कवर कर रहे थे, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नए सब्जेक्ट ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें समझना होगा ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी है क्या? तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भू, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। तो पृथ्वी का अध्ययन हम कई भागों में करते हैं, जैसे जलमंडल है, वायुमंडल, ग्रहमंडल और पृथ्वी का गर्भ, स्थलमंडल, भौतिक भूगोल आदि। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि भूगोल क्या होती है। तो भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। विज्ञान सम्मत से क्या अर्थ है? विज्ञान क्या होती है? जो साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो। और भूगोल भी एक विज्ञान सम्मत विषय है। इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात जो साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो, भूगोल है। अर्थात भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम मानव तथा उसके आसपास की समस्त वस्तुओं का साक्ष्यों द्वारा अध्ययन करते हैं, उसी को हम भूगोल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी के विषय में कुछ जानकारी। जैसे कि इसके अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। अर्थात 19वीं शताब्दी में जब भारत पर ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तब भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जानकारी मिली, मान्यता मिली। तो कुछ हम इनके जनक देख लेते हैं, कुछ भूगोल के। तो वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल के जनक तो आपको पता ही होगा, हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जस्ट पीरियोड्स। इसी के आधार पर इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियन को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमींडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमींडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्राबो हैं। ये कुछ नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये मोस्ट आईएमपी हैं। ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। भूगोल को मान्यता तो 19वीं सदी में ही मिल गई थी, लेकिन ये 20वीं सदी के आरंभ में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तब इसकी दो विचारधारा हुई, एक हुई संभववाद तथा एक हुई निश्चयवाद। तो संभववाद क्या होता है? तो हम देखते हैं सबसे पहले संभववाद क्या होता है। इसमें संभावना होती है, निश्चयवाद में निश्चय होता है। संभावना और निश्चय से क्या हमारा आशय है, तो उसे हम देखते हैं, चलते हैं। तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि मनुष्य है वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, या वो कर सकता है और करने में समर्थ है। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो हैं बाइडल, डे लाप्लास तथा फेब्रे। बाइडल, डे लाप्लास और फेब्रे इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। और भी अन्य समर्थक हुए हैं, लेकिन प्रमुख समर्थक के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। हम देखते हैं निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के समर्थक हैं रेटर, रैटजेल, एलन सैम्पल, ई हटिंगटन। अर्थात मनुष्य जो है, निश्चयवाद के अनुसार जो मनुष्य है वो प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य के सारे काम
प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं को गलत ठहराते हुए एक नई विचारधारा आई है, नवनिश्चयवाद। नवीन अवधारणा आई है नवनिश्चयवाद के नाम से। तो इसके अनुसार ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता। इस प्रकार दोनों का पारिस्थितिक संबंध तो है, परंतु एक दूसरे पर विजय हासिल करने में सफल नहीं है। अर्थात इसके अनुसार कहा गया है कि ना ही प्रकृति मनुष्य को बदल सकती है और ना ही मनुष्य प्रकृति को बदल सकता है। सॉरी मतलब मनुष्य प्रकृति को बदल सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता, और ना ही प्रकृति मनुष्य को बदल सकती है। बदल तो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सकती। अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। इस नवनिश्चयवाद के संस्थापक को कहा जाता है, रैटजेल को कहा जाता है। रैटजेल जो एक महान भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्हीं को नवनिश्चयवाद के संस्थापक कहा जाता है। भूगोल में हम सबसे पहले कवर करेंगे भौतिक भूगोल को। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले कवर करेंगे हम ब्रह्मांड को। तो हम समझते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड होता क्या है, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो जो सूक्ष्मतम अणु हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु हैं, उनसे लेकर महाकाय आकाश गंगाएं, जो आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, उन महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड अनंत, असीमित और लगातार विस्तारित है। अर्थात ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना इसकी कोई सीमा है, और ये अभी भी विस्तार कर रहा है, अभी भी यह विस्तारित है। ब्रह्मांड में दूरी मापने की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। एक होता है लाइट ईयर अर्थात प्रकाश वर्ष। अर्थात एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻³ किलोमीटर 13 किलोमीटर होता है। एक पारसेक तो कही जाए विश्व की सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो उसे कहा जाता है पारसेक। 3.26 लाइट ईयर 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पारसेक का निर्माण करते हैं। अर्थात यह विश्व की दूरी मापने की सबसे बड़ा मापक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मापक है। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की क्या क्या इकाइयाँ हैं? पहली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी एक AU बराबर 1.5 × 10⁻⁸ किलोमीटर होता है। एक होती है लाइट ईयर अर्थात प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। और पारसेक विश्व की दूरी मापने का सबसे बड़ा मापक होता है। यह एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। अर्थात एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब हम समझते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो जो अवधारणाएं होती हैं एक तो संकल्पनाएं होती हैं, एक सिद्धांत होती हैं। तो संकल्पनाएं क्या होते हैं? अर्थात जो सिद्ध ना हुआ हो, सिद्ध होने से पहले हो, उसे संकल्पनाएं कहते हैं। जैसा जो संकल्पनाएं सिद्ध हो चुकी हों उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। आइए हम समझते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ संकल्पनाएं। पहली संकल्पना दी है क्लॉडियस टॉल्मी ने। क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईस्वी में कहा था। ये मिस्र यूनान के थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने भूकेंद्रीय अवधारणा दी अर्थात जियोसेंट्रिक। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी केंद्र है तथा अन्य सभी हैं, जो सूर्य है, अन्य ग्रह हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 140 बराबर है।
इसी के साथ इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाने लगा तथा इनकी जो अवधारणा कहलाई वो सूर्य केंद्रीय अवधारणा कहलाई, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाई। अर्थात जो बरायमहर आए उन्होंने अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन जो निकोलस कोपरनिकस आए उन्होंने अपनी बात को 1543 में प्रकट कर दिया। उन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र है तथा अन्य सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। इसी के चलते इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाने लगा तथा इनकी जो अवधारणा थी उसे सूर्य केंद्रीय अवधारणा अर्थात हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाने लगा। इन्होंने ही बताया, जो निकोलस कोपरनिकस थे, इन्होंने ही बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी दैनिक गति में अपने अक्ष पर घूमती है तथा अपनी वार्षिक गति में जो पृथ्वी है वो अपनी वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अर्थात इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो दैनिक गति में अपने अक्ष पर घूमती है अर्थात परिभ्रमण करती है तथा जो पृथ्वी अपनी वार्षिक गति में सूर्य का परिक्रमा करती है अर्थात परिक्रमण करती है। फिर उसके बाद आए हर्सेल एक ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे, ब्रिटेन के खगोलज्ञ थे हर्सेल ने 1805 ईस्वी में अपनी संकल्पना दी। इन्होंने कहा कि जो हमारा सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। हमारे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं तथा उन अनेकों आकाशगंगाओं में अनेकों अरबों तारे हैं। उनके बाद आए एडविन पी हब्बल या एडविन पॉवेल हब्बल। इन्होंने अपनी संकल्पना 1925 ईस्वी में इन्होंने भी यही बात की कि हमारे ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं तथा इन्होंने जो बिग बैंग परिघटना है, जो आगे हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, बिग बैंग परिघटना है, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत है, उनके बिग बैंग परिघटना के उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए और इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो अभी भी विस्तारित है, अभी भी लगातार विस्तारित है। इसीलिए इनके नाम पर, एडविन पॉवेल हब्बल के नाम पर एक हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया अमेरिका ने एक हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया, हब्बल टेलीस्कोप बनाया। तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक अनेक संकल्पनाएं हैं, उनमें पहली संकल्पना क्वाड्रियस टोल्मी द्वारा दी गई 140 ईस्वी में, जो मिस्र यूनान के थे। उन्होंने भूकेंद्रीय अवधारणा दी, जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारा केंद्र है और अन्य सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद आए बरायमहर 6वीं सदी में। इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, लेकिन इन्होंने अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए इन्हें नहीं माना जाता है, इन्हें याद नहीं किया जाता। उसके बाद आए निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। ये पोलैंड के निवासी थे और इन्होंने जब अपनी अवधारणा दी तो इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, जो बरायमहर दे रहे थे। यही इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र है तथा अन्य सभी उसकी परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाने लगा।
इन्होंने कहा कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य केंद्र है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्होंने कहा दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तथा वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। उसके बाद जो अगली अवधारणा दी गई वो हर्षिल द्वारा दी गई 1805 ईस्वी में, जो ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के खगोलज्ञ थे। इन्होंने कहा कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, अर्थात जो आकाशगंगा है उसमें अनेकों सौरमंडल हैं। यह सौरमंडल के भांति अनेकों तारे हैं तथा उनके परिवार हैं। तथा उनके बाद जो अगली अवधारणा दी गई वो एडविन पॉवेल हब्बल द्वारा दी गई, जो अमेरिका के खगोलज्ञ थे तथा इन्होंने अवधारणा दी वो 1925 ईस्वी में दी गई। इन्होंने कहा कि आकाशगंगाएं अनेक हैं हमारे ब्रह्मांड में। इन्होंने बिग बैंग के प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। तो अब इसी के साथ हमारी संकल्पनाएं समाप्त होती हैं और अब हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मांड संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद।